हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस लेसन में हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन करने के दो बेसिक मेथड्स हैं, जिनमें से एक है इंटरनल एड्स और दूसरा है एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। अब इंटरनल एड्स का क्या मीनिंग है, किस तरीके से ये काम करता है, अब हम इसको समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जिस भी स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट करना है उस स्टैट्यूट को देखा जाएगा, उस स्टैट्यूट में जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन जो है वो किया जाएगा। अब ये किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हम एक एक करके उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो इंटरप्रिटेशन में हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो आप अपने हाथ में एक बैराक ले लीजिए। आप किसी भी सब्जेक्ट का एक बैराक अपने साथ में रखिए और जो जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे पॉइंट्स आप उस बैराक में देखते जाइए। तो आपको ये पता लगेगा कि ये पॉइंट किस तरीके से उस पर्टिकुलर लॉ की इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप जब किसी भी लॉ को देखेंगे, किसी भी लॉ के बैराक को देखेंगे, तो वहां पे सबसे पहले आप देखिएगा कि सेक्शन 1 में आपको लिखा हुआ मिलेगा शॉर्ट टाइटल। तो इंटरप्रिटेशन करने का इंटरनल एड में जो पहला पॉइंट है दैट इज शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट टाइटल में इस तरीके से एग्जाम्पल आपको लिखे हुए मिलेंगे, जैसे कि द इंडियन पीनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट, किसके एग्जाम्पल हैं? शॉर्ट टाइटल के एग्जाम्पल हैं। ये शॉर्ट टाइटल के एग्जाम्पल हैं और शॉर्ट टाइटल में आप इसको शामिल नहीं कर सकते कि सिर्फ सीपीसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो वो शॉर्ट टाइटल है। ये है शॉर्ट टाइटल का एग्जाम्पल। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं कि हर लॉ में एक लॉन्ग टाइटल भी होता है। ये भी आपको सेक्शन 1 जब आप लॉ पढ़ना शुरू करेंगे किसी भी एक्ट में देखेंगे तो आपको लॉन्ग टाइटल भी मिलेगा। और लॉन्ग टाइटल देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि सीआरपीसी का लॉन्ग टाइटल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग टाइटल है, राइट। सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिखा हुआ लॉन्ग टाइटल नहीं होता, ये है यहाँ पे लॉन्ग टाइटल, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ऑलराइट। और यहाँ पे देखो मैं आपको एक केस लॉ से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से लॉन्ग टाइटल जो है वो इंपॉर्टेंस अपनी रखता है। तो देखो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और लॉन्ग टाइटल ने कैसे हेल्प की थी इंटरप्रिटेशन में ये आप समझिएगा। हमने शॉर्ट टाइटल की बात कर ली है, हमने लॉन्ग टाइटल के बारे में बात कर ली है, अब बात कर रहे हैं लॉन्ग टाइटल के केस के बारे में। तो बेसिकली इस पूरे केस में सेक्शन 4 का इंटरप्रिटेशन करना था, सेक्शन 4 ऑफ द वेस्ट बंगाल क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1949। और बेसिकली यहां पे क्वेश्चन ये था कि स्टेट गवर्नमेंट को इस सेक्शन में ये अथॉरिटी थी कि स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कौन से मैटर को स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और स्पेशल प्रोसीजर में डील किया जाए। तो ये यहाँ पे पावर डिस्क्रिशन स्टेट गवर्नमेंट के पास में था। तो इसको चैलेंज किया गया और इसको इस तरीके से चैलेंज किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वॉयलेशन करता है। कैसे वॉयलेशन करता है? क्योंकि आर्टिकल 14 तो राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है। तो राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 में है उसका वॉयलेशन यहाँ पे हो रहा है। और इसी बात पे इसको चैलेंज किया गया कि आप अगर दो, मान लीजिए ऑफेंसेस हुए हैं, आप दो ऑफेंसेस हुए हैं तो एक ऑफेंस को आप स्पेशल कोर्ट में ट्रायल के लिए लेके जा रहे हो और दूसरे मैटर को आप स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर नहीं कर रहे, और ये अथॉरिटी किसके पास में है? ये स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। तो जब यहाँ पे इस लॉ का जब इंटरप्रिटेशन किया गया तो उस इंटरप्रिटेशन करने के लिए लॉन्ग टाइटल को यूज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के लॉन्ग टाइटल को देखा और लॉन्ग टाइटल में क्या लिखा हुआ था? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द मोर स्पीडी ट्रायल एंड मोर इफेक्टिव पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। यानी कि जो लॉ मेकर थे, लेजिस्लेचर का यहाँ पे इंटेंशन ही यही था कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होने चाहिए जिनको अलग कैटेगरी में ट्रांसफर किया जाएगा और जिनको डील करेगी कौन? जिनको डील करेगी स्पेशल कोर्ट।
और इसीलिए इस लॉन्ग टाइटल के बेसिस पे ये इंटरप्रिटेशन दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये डिस्क्रिशन है कि डिसाइड कर सकती है कौन से मैटर कौन सी कोर्ट में जाएंगे। तो ये इंटरप्रिटेशन हमें कैसे मिली? लॉन्ग टाइटल को रेफर करने से। तो लॉन्ग टाइटल की इंपॉर्टेंस आपको आई एम वेरी श्योर कि आप समझ में आ गई है, क्योंकि साथ साथ में जब एग्जाम्पल होते हैं तो हमें हर एक पॉइंट समझ में आने लगता है। तो अब इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन, आई रियली होप अभी आपके पास में एक बेयर एक्ट होगा और आप बेयर एक्ट खोल के मेरे साथ साथ बिल्कुल जो बेयर एक्ट आपके सामने है, किसी भी लॉ का बेयर एक्ट आपके पास में, उसको ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ में इन पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको सारे पॉइंट्स टिप्स पे हो जाएंगे। शॉर्ट टाइटल मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टाइटल मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी? अब मैं बात करता हूँ, देखिए, प्रिएम्बल की मैं बात करता हूँ। और जब प्रिएम्बल वर्ड आता है तो आपके माइंड में शायद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता ही होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल, जिसके लिए पहले ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती का केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, प्रिएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक इंटीग्रल पार्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज, इंटीग्रल पार्ट है तो प्रिएम्बल में बेसिकली क्या लिखा होता है? प्रिएम्बल में लिखा होता है ऑब्जेक्ट। लॉ मेकर का ऑब्जेक्ट क्या था? लेजिस्लेचर ने जब पर्टिकुलर लॉ को इंट्रोड्यूस किया और उसमें जब प्रिएम्बल रखा तो प्रिएम्बल में कुछ बातें लिखी होंगी, बेसिकली उस लॉ का ऑब्जेक्टिव लिखा होगा। तो प्रिएम्बल को इंटरप्रिटेशन में कब यूज किया जाता है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी एक्ट में जो प्रोविजंस है अगर वो क्लियर नहीं है, अगर उनको इंटरप्रेट करने में डिफिकल्टी आ रही है, इज इट क्लियर? अगर वो प्लेन है, अनएम्बिगुअस है, तब तो प्रिएम्बल को रेफर नहीं किया जाएगा। लेकिन जब एम्बिग्विटी अराइज हो रही है, जब इंटरप्रिटेशन जो है वो एक से ज़्यादा निकल सकते हैं, तो उस केस में कोर्ट किसी पर्टिकुलर सेक्शन को इंटरप्रिटेट करने के लिए किसको रेफर कर सकता है? उस लॉ के प्रिएम्बल को रेफर कर सकता है। इज दैट क्लियर? ये सबको समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, प्रिएम्बल, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, और उसके बाद में थर्ड पॉइंट आया किसका? थर्ड पॉइंट यहाँ पे आया प्रिएम्बल। और उसके बाद में हम किसके बारे में बात करते हैं, और अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मार्जिनल नोट्स के बारे में। आई होप आपने मार्जिनल नोट्स के बारे में पढ़ा तो होगा, लेकिन अब समझ भी लीजिए कि मार्जिनल नोट्स बेसिकली होते क्या है। मार्जिनल नोट्स बेसिकली साइड नोट्स हैं। तो साइड नोट्स हैं, तो ये साइड नोट कहाँ मिलेंगे, कैसे चेक कर सकते हैं आप बेयर एक्ट में? तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट एक बार ओपन कीजिए। तो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट ओपन करेंगे, या ऑनलाइन आप चेक कर लीजिए अगर आपके पास बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट नहीं है तो वहां पे आप आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखिएगा। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप देखेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में जो लाइन लिखी हुई है, दैट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, वो है मार्जिनल नोट। तो ये आपको सबसे ज़्यादा, मैं जो बेस्ट एग्जाम्पल है मार्जिनल नोट का, वो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और ये एग्जाम्पल बेसिकली मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्जिनल नोट जो है आर्टिकल 368 का, इसमें अमेंडमेंट आया था, तो यहाँ पे गोलकनाथ का जो केस है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, यहाँ पे बहुत रिलेवेंट केस है। अगर आपको मार्जिनल नोट का अमेंडमेंट भी पढ़ना है तो उसके लिए वो केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी भी लॉ में आप मार्जिनल नोट कैसे ढूंढेंगे ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि वो बेसिकली सेक्शन जब शुरू हो रहा है उसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा। तो दीज आर बेसिकली दोज नोट्स विच आर इंसर्टेड एट द साइड ऑफ द सेक्शन इन एन एक्ट एंड एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ द सेक्शन। जो सेक्शन के इफेक्ट को बताते हैं उसे कहा जाता है मार्जिनल नोट्स। ठीक है, यहाँ पे केस भी है, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें बेसिकली कहा गया था कि आर्टिकल 286 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली क्या है? दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था। इज इट क्लियर? इसके साथ साथ आप, अगर आपके पास अभी बेयर एक्ट ओपन आपने कर रखा है, तो आप बेयर एक्ट में देखिएगा सेक्शंस के ऊपर हेडिंग्स होती हैं। कई बार सेक्शंस के ऊपर क्या होती है? हेडिंग होती है, और ये हेडिंग किसी एक सेक्शन के ऊपर भी हो सकती हैं और ग्रुप ऑफ सेक्शन के ऊपर भी हेडिंग जो है वो मेंशन की जा सकती है। तो वो जो हेडिंग है और हेडिंग के नीचे सेक्शंस दिए रखे हैं, तो हेडिंग बेसिकली ये बताती हैं कि उन सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है, वो सेक्शंस बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहे हैं।
कई बार किसी एक सेक्शन के लिए भी क्या हो सकती है, कोई हेडिंग हो सकती है। अब ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं कि आप बेराक्ट ओपन करके बेराक्ट में ढूंढें इस चीज को। आपको ये सर्च करना है कि कौन सी हेडिंग कहाँ सेक्शन के ऊपर गिवन है। ऑलराइट, तो ये हमने 5 जो है इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन पढ़ लिए हैं। इसके साथ साथ कुछ और इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन है, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन उनके बारे में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सब लोगों के लिए, और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप मुझसे जुडिशरी क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे जुडिशरी क्लासेस जो है लाइव पढ़ें, तो आप अनअकैडमी के ऊपर ये मेरा एक्सेलेरेटर बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस जो कि एक पेड प्लेटफॉर्म है, इस पेड प्लेटफॉर्म पे जो कि अनअकैडमी का राइट प्लस प्लेटफॉर्म है, इसके साथ साथ अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पे भी आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इस एक्सेलेरेटर बैच में पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ CPC 1908। तो यहाँ पे आप मुझसे CPC पढ़ सकते हैं। लिमिटेशन का भी मेरा जो कोर्स है वो जुडिशरी का अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप ये पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं, एंड माई कोड इज़ SAVY10। जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। So by using this code, you will get 10% off on purchase of any subscription on Unacademy platform. तो Unacademy प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप मेरा ये कोड यूज करते हैं SAVY10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो दिस इज द कोड विच यू कैन यूज। कोड बेसिकली कहाँ अप्लाई करना होता है, तो अनअकैडमी की ऐप पर यहाँ आप कोड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये अनअकैडमी के प्राइसिंग प्लान्स है, ये अनअकैडमी के प्राइसिंग प्लान्स है फॉर जुडिशरी। ये जुडिशरी के प्राइसिंग प्लान से जिसमें से जो प्राइसिंग प्लान आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्राइसिंग प्लान चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ये कोड यूज कर लेंगे तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। द बेस्ट थिंग अबाउट अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म इज कि यहाँ पे जो मिनिमम कमिटमेंट है वो सिर्फ 1 महीने का है। तो आप 1 मंथ से लेकर आप 24 मंथ तक कोई भी प्लान जुडिशरी का आप चूज कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज यूज दिस कोड टू बाय द सब्सक्रिप्शन। अभी अनअकैडमी के ऊपर बेसिकली एक ऑफर भी चल रहा है, एंड दिस ऑफर इज गोइंग टू एंड इन फ्यू डेज। तो ये जो ऑफर चल रहा है ना अकेडमी पे, इस ऑफर में बेसिकली 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिल रहा है, 18 मंथ पे 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, एंड 24 मंथ पे 4 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिल रहा है, राइट। एंड दिस ऑफर इज गोइंग टू एंड इन 4 डेज। तो 4 दिनों में ये ऑफर एंड होने वाला है, तो आप इस ऑफर का बेनिफिट भी ले सकते हैं। दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ अनअकैडमी। ये अनअकैडमी कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपको अनअकैडमी पे मिलती हैं। आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और मेरे सारे फ्री लाइव लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए जुडिशरी एग्जाम 360 चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको मेरी फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं फॉर जुडिशरी। एंड टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, जुडिशरी एग्जाम 360, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपके साथ करनी थी, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ पे हो गई है। और अब वापस आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हमने इंटरप्रिटेशन के कितने क्लॉज डिस्कस कर लिए। हमने इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो इंटरनल एड है उसमें हमने 5 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। वो 5 पॉइंट थे कौन से, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल की हमने बात कर ली, प्रीएम्बल की हमने बात कर ली, इसके साथ साथ मार्जिनल नोट्स और हेडिंग को हमने डिस्कस कर ली। अब उसके इस बाद में आता है डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज। जो मोस्ट ऑफ द लॉज में आप देखते हो सेक्शन 2 होता है जिसमें कि डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, और उसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर लॉ में किसी भी वर्ड का अगर इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो उसके लिए आप उस सेक्शन को रेफर कर सकते हो। कौन सा सेक्शन, डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज। जैसे कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप ऑफर की डेफिनेशन को देखते हो या आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को देखते हो, तो वहां पे आप किसको देखते हो, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन क्लॉज है उस डेफिनेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन किया जाता है। मैं बात करूं अगर कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट में अलग अलग डेफिनेशंस गिवन है, जैसे कि सीईओ की डेफिनेशन, सीएफओ की डेफिनेशन, डिबेंचर की डेफिनेशन, डिपॉजिट की डेफिनेशन। ये सारी डेफिनेशंस कहाँ है, ये सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में गिवन है। तो हम सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ही पूरे कंपनीज एक्ट में अलग अलग वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन करते हैं। ऑलराइट, इसके साथ में क्या होते हैं, इसके साथ में देखा होगा आपने एक्सेप्शन भी गिवन होते हैं। एक्सेप्शंस गिवन होते हैं किसी भी लॉ में, प्रोवाइजो गिवन होते हैं।
प्रोवाइजो जो बेसिकली ये बताता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन अगर होगा तो किस तरीके से काम करेगा, कंडीशंस अगर एप्लीकेबल नहीं होगी तो कौन से केस में कंडीशंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो आप हर सेक्शन में ये भी देखना होता है कहीं कोई प्रोवाइजो तो गिवन नहीं है, क्योंकि अगर प्रोवाइजो गिवन होगा तो उससे उस पर्टिकुलर प्रोविजन का मीनिंग चेंज हो सकता है। हो सकता है कि उसमें कुछ एक्सेप्शन गिवन हो, तो उस सिचुएशन में जो मेन प्रोविजन है वो प्रोवाइजो वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होता। तो प्रोवाइजो अगेन एड टू इंटरप्रिटेशन। इसके साथ साथ इलस्ट्रेशंस होती हैं। अब आप बेयर एक्ट ओपन करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी इलस्ट्रेशंस जो हैं वो मिल जाएंगे। यहां पे एग्जांपल के लिए देखिए सेक्शन 114 एंड सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो वहां पे आपको बेसिकली क्या मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ सेक्शन 43 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अगर आप देखेंगे तो वहां भी बेसिकली आपको इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगे। तो वो इलस्ट्रेशंस भी क्या करती हैं, कोर्ट की हेल्प करती हैं इंटरप्रिटेशन करने में। और यहाँ पे बेसिकली केस था महेश चंद शर्मा वर्सेस राजकुमारी शर्मा, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट इलस्ट्रेशन इज ए पार्ट ऑफ द सेक्शन। और सेक्शन को इंटरप्रेट करने में हम किसको यूज करते हैं, इलस्ट्रेशन को यूज करते हैं। अच्छा, आपने अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17 देखिएगा, जहां पे फ्रॉड के बारे में लिखा हुआ है। और वहां पे अगर आप इलस्ट्रेशंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेक्शन एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। इज इट क्लियर? इसके साथ साथ होते हैं एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉजेस। एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉजेस, तो एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल है। अगर इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 300 देखोगे तो सेक्शन 300 देखोगे तो वहां पे 5 एक्सेप्शंस हैं। देयर आर 5 एक्सेप्शंस। मर्डर के जो सेक्शन है वहां पे 5 एक्सेप्शंस वहां पे गिवन है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन भी फिर हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कई बार सेक्शन के साथ में एक्सप्लेनेशंस गिवन होती हैं। एक्सप्लेनेशन साथ में गिवन होती है। बेयर एक्ट ओपन कीजिए, आपको एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगी। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, हो सकता है कि ये सारी बातें आपको किसी एक बेयर एक्ट में ना मिले। हो सकता है कि आपको मल्टीपल बेयर एक्ट्स रेफर करने पड़े। लेकिन जब अगर आप मल्टीपल बेयर एक्ट्स को रेफर करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहां पे मिलने लग जाएंगे। और आपको इन सारे पॉइंट्स को याद भी रखना है, इनको समझना भी है, और कोशिश करना है कि इनको बेयर एक्ट से हम क्रॉस चेक करें, ताकि आप इस टॉपिक में बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और एग्जाम में जब इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इज इट क्लियर? अच्छा, अब सेक्शन के साथ में आप देखो कई बार एक्सप्लेनेशंस लिखी होती है। एक्सप्लेनेशंस जैसे कि सेक्शन 108 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860, उसमें वहां पे 5 एक्सप्लेनेशंस गिवन है। ये सारे एग्जाम्पल मैं बेसिकली इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि अगर आपके पास में ये बेयर एक्ट्स हों तो आप उनको डायरेक्टली ओपन करके इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, शेड्यूल की। तो शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि सीपीसी में शेड्यूल है, जिसमें कि सीपीसी के ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं। कंपनीज एक्ट में भी 7 शेड्यूल्स हैं। अलग अलग लॉ में जो शेड्यूल होते हैं बेसिकली, और लॉ में लिखा होता है, स्टैट्यूट में प्रोविजन में लिखा होता है कि इसके लिए आप किसको रेफर करो, इसके लिए आप शेड्यूल को रेफर करो। तो शेड्यूल से भी किसी पर्टिकुलर लॉ का इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन। अब इसको इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन हमने क्यों कहा, ये बात आपको अब शायद समझ में आ गई होगी कि हमने बेसिकली जो एक बेयर एक्ट लिया और बेयर एक्ट से ही पूरा इंटरप्रिटेशन किया है। शुरुआत की हमने टाइटल से, प्रियम्बल से, शॉर्ट टाइटल से, लॉन्ग टाइटल से, और एंड कहां पे हो रहा है, एंड हो रहा है शेड्यूल पे। ऐसा ही होता है, किसी भी लॉ के एंड में शेड्यूल जो है वो उसका गिवन होता है। जितने भी शेड्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे वहीं गिवन होते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन, यानी कि हम किसी बाहर के सोर्स को यूज नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी एक्सटर्नल सोर्स। हम सिर्फ क्या करेंगे, उसी लॉ को देखेंगे, उसके प्रोविजंस को देखेंगे, एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे, एक्सेप्शंस को देखेंगे, प्रोवाइजोस को देखेंगे, प्रियम्बल को देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर लॉ का क्या कर देंगे, इंटरप्रिटेशन कर। सो आई रियली होप कि आपको इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन का टॉपिक आज पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना जो इंटरप्रिटेशन पढ़ना चाहते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।